गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं। तो ये भारत सरकार भारत के लोगों के लिए फैसले नहीं करके अगर भारत के लोगों के और किसानों के विरोध में फैसले करेगी और फिर वापस भी नहीं लेगी, तो इससे बड़ी जिद तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं थी, मुझे लगता है। वो इतनी कोरोना की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कोरोना फैल जाएगा, तो यहाँ पर इतने लाखों लोग आए हुए हैं, उनके मेडिकल का क्या बंदोबस्त किया उसने? मोदी जो है वो किसान विरोधी एक चरित्र अपना चुका है और जन विरोधी चरित्र अपना चुका है। नोटबंदी से लेकर अभी तक उसके यही रवैये देखने को मिले हैं। तो ये देश के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है ये। स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੁਵਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत हारोडे है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत बन गई थी? हमें तो पहले ही दिन आना चाहिए था, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ किसी एक दो राज्य का नहीं है, पूरे देश के किसानों का है। जब सरकार ने 3 कानून पास किए तो उसमें नहीं लिखा था कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लिए है, वो पूरे देश के लिए पास किए थे। तो पूरे देश के किसानों को आना है, आ रहे हैं, आएंगे। हाँ, लेकिन एक दूरी होती है, ट्रेन नहीं चल रही है, अव्यवस्था है, दिक्कतें हैं, इसके कारण दूर के किसान थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और आएंगे। आप बस इतने ही आप अपने बेटियों को साथ जा कह लिए लड़कियों को साथ लेके आए हो, और भी किसान थे जो आपके साथ यहाँ आने वाले थे? नहीं, एक जत्था आके जा चुका है, किसानों का ही जत्था है, करीब 100-150 किसानों का जत्था आके जा चुका है। हमारे पास कुछ और भी टीम थी जो टिकरी बॉर्डर पर है, और ये छात्र और युवा संगठन के हमारे साथी हैं जो मेरे साथ आए हैं। कुछ किसान व्यक्तिगत रूप से आकर चले गए, और 7 तारीख को 250-300 किसानों का एक जत्था गाड़ी से निकल रहा है, वहाँ से ट्रक से ही निकल रहा है, वो यहाँ पहुँचेगा। उसके बाद 26 तारीख तक 1000 किसानों का जत्था यहाँ पहुँचेगा। ये वहाँ से भी आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर भी किसान आंदोलन करने के लिए वहाँ तैयारी चल रही है और आंदोलन भी हो रहे हैं। देश की सरकार अपने फैसले पे टिकी हुई है, फैसलों जो कानून है उसे बिल्कुल बना दिए गए हैं, रद्द नहीं कर रही। आप कैसे देखते हैं सबको? ये सरकार की हठधर्मिता है, वो इतनी जिद पर अड़ गई है। इतनी जिद होने से तो मतलब इतनी जिद का तो मैंने पूरे दुनिया में कभी ऐसा देखा नहीं कोई एक सरकार जनता के खिलाफ इस तरह की जिद पर अड़ जाए। तो ये हठधर्मिता सिर्फ नहीं है, ये एक मूर्खता भी है कि इतनी जनता जो है पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, कहीं समर्थन नहीं है, और तमाम राज्यों के किसान आ रहे हैं। सरकार के पास जो है वो सारी रिपोर्ट है कि कहाँ से किसान आ रहे हैं। अभी भी इस पूरे पंडाल में उत्तर प्रदेश के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, महाराष्ट्र के किसान हैं, छत्तीसगढ़ के किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, और अन्य राज्यों के भी किसान जो है यहाँ आ चुके हैं। तो ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, और इतने दिनों से इतनी ठंड में और ये बारिश ने भी इतनी स्थिति खराब कर दी है, इसके बावजूद लोग अड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार को समझना चाहिए कि वो सही और जायज़ मांग को लेकर लड़ रहे हैं, तो उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि देश तो जनता के लिए है। हम लोग एक समय गुलाम थे, तब अंग्रेज लोग जो है अपनी जिद करके गलत नियम कानूनों को हमें गुलाम बनाने के लिए वो हमारे ऊपर जो है वो करते थे, आरोपित करते थे। लेकिन ये तो देश के आज़ाद होने के बाद हमारी अपनी सरकार बोली जाती है। हम बोलते हैं कि ये हमारे देश में लोकतंत्र है और ये हमारी अपनी सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं। तो ये भारत सरकार भारत के लोगों के लिए फैसले नहीं करके अगर भारत के लोगों के और किसानों के विरोध में फैसले करेगी और फिर वापस भी नहीं लेगी, तो इससे बड़ी जिद तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं थी, मुझे लगता है। ये तो कंस और रावण की जिद को भी पार कर गया है वो। तो अभी फिर लगता है कानून रद्द होंगे? कानून रद्द तो उसे करने पड़ेंगे जो हम यहाँ आकर हमने देखा, और पूरे देश में जिस तरह का माहौल। मीटिंगों में कुछ बन नहीं ना रहा, मीटिंगें लगातार हो रही है, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मीटिंग ये वो गेम खेल रहे हैं, कि वो कभी आपके साथ खाना खा रहे हैं, कभी आपके साथ चाय पी रहे हैं, और कभी बोलते हैं कि रूठ जाते हैं बच्चे की तरह कि नहीं आपका खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह का वो जो नाटक दिखा रहे हैं ना,
वो जो है वो थोड़ा खेल खेलना चाह रहे हैं, आंदोलन का समय थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, ताकि कहीं ऐसा हो कि आंदोलन में जो किसान हैं बहुत दिन हो गया करके वापस चले जाएं या परेशान हो जाए, इस तरह का उनका गेम हो सकता है। लेकिन उन्हें भी अच्छी तरह पता है कि किसान यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि पूरे देश भर से किसान यहाँ आएंगे, आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं। देश के युवा क्या सोचते हैं, इस जो किसान की लड़ाई है इतनी बड़ी लड़ाई बन गई है, तो हमारे साथ युवा लड़की भी हैं जो पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ इस किसानी संघर्ष का हिस्सा बनने आए हैं। स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम अंजू है। क्या अंजू नाम है देवी आपका? है। मेरा नाम अंजू देवी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं अभी एमएड की छात्रा हूँ। हाँ, तो आप इस किसानी संघर्ष में हिस्सा बनने आए हैं, लगता है ये तीनों कानून रद्द होंगे? जी जरूर होंगे। इतना कोशिश कर रहे हैं कि रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी किसान घर से हैं, किसान के बेटी हैं। तो ये जितने भी अन्याय कर रहे हैं ये सारा चीज़ देख रहे हैं। तो हाँ, हमारी ऐसी मांग है कि इनको वापस ही करना पड़ेगा। हाँ, 3 काले कानून। आप छत्तीसगढ़ में और जैसे युवा लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, उनको आप कैसे बता रहे हैं इस काले कानून के बारे में? क्या किन किन लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है? अभी ये किसानी संघर्ष बहुत बड़ा बनता जा रहा है। देखो, हमारे वहाँ एक छात्र संगठन है, एक युवा संगठन है और एक KKMS भी है, किसान खेत मजदूर, है ना। तो इसमें जो है हम लोग जो है जनता को जागरूक कर रहे हैं। अपने जितना बन पड़ता है हम एक सभा करते हैं और वहाँ पे जाते हैं, समझाते हैं कि जैसा ये इन्होंने कानून पारित किया कि पहले बोला था कि कुछ भी सामान इकट्ठा करके नहीं रखना है, लेकिन अचानक से आदेश दे दिया कि भाई जिनका मर्जी वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो गरीब मजदूर है उन तो एक टाइम का रोटी भी नहीं खा पा रहे, वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे? तो जितने भी ये जैसे बड़े बड़े लोग हैं उन लोग तो अपना इकट्ठा करके रखेंगे, लास्ट में अभी जो 10 रुपये खरीदेंगे, लास्ट जब अपने बेचेंगे तो उसी को 10,000 में बेचेंगे। तो इससे जो है जो किसान मजदूर है उन्हीं को नुकसान होगा। तो ये हम लोग ने देखा, हम लोगों को गलत लगा, इसलिए हम लोग भी यहाँ शामिल हो गए और हमारी एक मांग है कि ये 3 काले कानून वापस लें। मैं अगर छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलों की बात करूं, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं आपकी? छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है और धान खरीदी अभी चल रही है सरकार की ओर से, तो इसलिए किसान उसमें फंसे भी हुए हैं। और उसके बाद लगातार आपका भाव क्या रहता है वहाँ पे धान का जब आप फसल बेचने जाते हैं मंडियों में? न्यूनतम समर्थन मूल्य की ओर से सरकार की खरीदी चल रही है और सरकार कुछ बोनस देने की बात भी करती है, लेकिन वो इधर उधर हो जाता है और मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार के बीच में लड़ाई चलती रहती है। वो कहता है कि हम आपकी फसल नहीं खरीदेंगे, ये कहता है फसल खरीदो नहीं तो हम किसान से नहीं खरीद पाएंगे। तो इसके बीच में किसान फंसे रहते हैं, किसान को कभी पैसा मिलता है कभी नहीं मिलता है और बहुत सारा धान जो है उसको प्राइवेट में बेचना पड़ता है किसानों को। कम भाव में बेचते हो, कितना भाव कम पड़ता है आपको? वहाँ पर भाव जो है 400-500 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में भी बेचना पड़ता है किसानों को। इतना कम दाम आप बेच रहे हैं? हाँ, इतने कम में भी बेचना पड़ता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार की खरीदी भी हो रही है, लेकिन पूरी नहीं खरीदी हो रही है, यही दिक्कत है, पूरी खरीदी नहीं हो रही है। आपको लगता है नहीं प्रधानमंत्री जी को भी जैसे किसानों की बात करते हैं, मन की बात का प्रोग्राम करते हैं, उन्हें लगता नहीं यहाँ पे आना चाहिए, देखना चाहिए आखिरकार जो असलियत है किसान की वो कैसी है? बिल्कुल देखना चाहिए, उन्हें तो यहाँ जरूर आना चाहिए, उनको अपने मंत्रिमंडल को लेकर के आना चाहिए। यहाँ जो इतनी अव्यवस्था हो रही है उसको ठीक करना चाहिए। वो इतनी कोरोना की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कोरोना फैल जाएगा, तो यहाँ पर इतने लाखों लोग आए हुए हैं, उनके मेडिकल का क्या बंदोबस्त किया उसने? भाई किसानी की समस्या अलग थी, भाई जो लड़ाई चल रही है मुद्दा का अलग है, वो मुद्दा अलग है। सिस्टम कहाँ पे? हाँ, लेकिन आपका हेल्थ सिस्टम कहाँ है? यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, इतने लोग टॉयलेट कहाँ से जाएंगे, कैसे रहेंगे, इतनी बारिश में वो कैसे रह रहे हैं, ये तो उसे देखने आना चाहिए। तो ये तो एक तरह से उसने अपनी जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है कि भाई तुम लोग परेशान हो जाओ। बहुत ही मतलब 40 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा किसान यहाँ पर अपनी शहादत को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उसकी तरफ से एक शब्द भी जो है निकाला नहीं गया है, जबकि वो फिल्म स्टारों के लिए वो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ये तो समझ में आता है कि मोदी जो है वो किसान विरोधी एक चरित्र अपना चुका है और जन विरोधी चरित्र अपना चुका है। नोटबंदी से लेकर अभी तक उसके यही रवैये देखने को मिले हैं। तो ये देश के खिलाफ है, आम जनता के खिलाफ है। ये उसे जल्दी ही सही रास्ते पर आना होगा, नहीं तो देश की जनता ने अंग्रेजों को जब भगा दिया तो ऐसे शासकों को और सही रास्ता दिखाने के लिए देश की जनता के पास ताकत और पावर है, उनमें एकता भी है, समझ भी है, जागरूकता भी है, कमी कहीं नहीं है। बस ये है कि हमारे देश में एक चुनावी व्यवस्था है, वो चुनाव जीत करके सत्ता में आ जाते हैं और 5 साल तक वो रहते हैं। जनता के सामने आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है। उसी आंदोलन के रास्ते में अगर वो नहीं मानती है तो उसको मनवाने के लिए हमारे पास कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है। ये भी देखिए,
वरना इतने सारे किसान यहाँ है, यहाँ तो पूरी न्यायपालिका को आ जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को आ जाना चाहिए था, सारे को उनके जो अपने किसान अपने जो विशेषज्ञ हैं कानून के, उनके जो कृषि मंत्री है, उनको एक तरफ खड़ा करना चाहिए था कि तुम समझाओ कि यहाँ पर जो है ये क्यों एक किसान आए हुए हैं। कोई ये कानून सही है तो आप बताओ आपका यहाँ पर इसके फायदे क्या हैं, फायदे क्या है और ये क्यों नहीं मान रहे? फायदे लगेंगे किसानों को तो वो जरूर इसे अपनाएंगे। किसको शौक है कि बाल बच्चों को लेकर अपनी खेती किसानी छोड़ करके इतनी ठंड में बारिश के बीच में यहाँ पर इतने हजारों लोग लाखों लोग ठहरे हुए हैं, किसको शौक है इस तरह से रहने का? तो सरकार को यहाँ पर वो करना चाहिए। सरकार छोटी छोटी बात पर तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलने लगता है, वो कौन फिल्मी हीरोइन है, वो कौन एक हीरो जो है वो आत्महत्या कर लिया था, तो सुप्रीम कोर्ट तो दिन भर रात भर जो है अपने आंसू बहा रहा था। और अभी इतने सारे किसान जो है शहादत को प्राप्त हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार भी कुछ नहीं बोल रही। इसी से पता चलता है कि इनका चरित्र ही जन विरोधी है। जनता को ये लोग कुछ दे नहीं सकते हैं और जनता के सामने एक ही रास्ता है कि आंदोलन करके उनके गिरबान में हाथ डालकर अपनी मांगे मनवाए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। और ये रास्ता भगत सिंह ने सिखाया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया है, देश के और भी क्रांतिकारियों ने सिखाया है, उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। हम तो हमारी तो विरासत में है हम सबकी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पद्मा पाटिल है। आप एक भारत को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतंत्र है, तो आप इस लोकतंत्र देश के बारे में क्या कहेंगे? ये किस तरह का देश है लोकतांत्रिक? अगर मैं बात करूँ, वो तो बोलते हैं लोकतंत्र है करके, लेकिन कहाँ लोकतंत्र है? सिर्फ मोदी तो अपनी बात ही चला रही है, वो अपने फैसलों को जनता पे थोप रही है। बिल्कुल वही तो कर रही है वो, और वो चमचागिरी कर रही है पूंजीपति वर्ग की। सीधा सीधा साफ साफ बातों में यही है कि वो पूंजीपति वर्ग के टाटा, बिरला, अंबानी, इन लोगों की चमचागिरी कर रही है और गरीब जनता को ऐसे अव्यवस्थित रूप से रहने के लिए मजबूर कर रही हैं। ये अगर सही रूप से लोकतंत्र होता तो ऐसा नहीं होता। तो हमें इसके लिए लड़ना होगा ताकि सही रूप से सबको न्याय मिल सके। ये 3 काला कानून रद्द होना ही चाहिए, होगा और करके रहेंगे। आप युवा हैं, किस तरह की अगर लड़ाई करें तो आप बोल रहे हैं लड़ाई करके जीता जा सकता है, कैसे जीतेंगे? क्या रणनीति है, क्या सोचा आपने? क्या लगता है कैसे ये काले कानून रद्द हो और आगे भी हमारा देश सफलतापूर्वक से आगे बढ़े? जी, हम चाहते हैं कि और हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे किसान, मजदूर भाई, युवा, महिलाएं, दादी, जितने भी 70 साल से लेकर के छोटे बच्चे भी यहाँ आए हैं, वैसे ही हम सभी गांवों में, शहरों में, सभी राज्यों में जा करके हम सबको संगठित करेंगे, बताएंगे कि वो मोदी तो अपनी बात में डटी हुई है, लेकिन हम भी अपने ये आंदोलन को लगातार तेजी से बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में, और हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे ताकि उनको हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। ये 3 काले कानून को रद्द करना ही पड़ेगा। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हो कि किस तरीके ਨਾਲ ਛੱਤੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕੌਣ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर युवा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद उधम सिंह के देश में काले कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शहीद भगत सिंह के देश में काले कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों का गैर समझौतावादी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।